सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय वैद्युत रसायन और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल की। देखिए, काफ़ी जुगाड़ कर रहा हूं मैं, जो है अच्छे से मैं सोच रहा हूं कि किस तरीके से। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में आवाज़ आया करता था। गाड़ी घोड़े जब चलते थे तो आवाज़ें काफ़ी होती थी। तो मैंने एक जुगाड़ सोचा, मैंने कहा देखते हैं, ऐसे ट्राई करके देखते हैं वीडियो किस प्रकार से बनती है और किस तरीके से हम जो है अच्छी वीडियो आपको दे सकें, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पैसे एक भी खर्च नहीं कर रहे, इसलिए इस चीज़ की चिंता ना करिएगा। देखिए, ईयरफोन मैंने ले लिया है और मोबाइल में मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब हम जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है विद्युत वाहक बल। अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसे हम शॉर्ट में या EMF भी कहते हैं। अब ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि अब तक हमने सेल के बारे में जाना, अर्ध सेल के बारे में जाना, जो है इलेक्ट्रोड के बारे में जाना। दो तरीके का इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है। एनोड पर जब ऑक्सीकरण, तो ये हम पहचानते कैसे हैं कि कौन एनोड है या कौन कैथोड है। तो करना कुछ नहीं है, आपको हमेशा दो अर्ध सेल आपस में ले लेना है। आप देखिए, जनरली आप देखिए इस तरीके से अगर आप अर्ध सेल ले लेते हैं और इसमें जो आपने रॉड डुबोई है, ये जो आपकी छड़ है, ये छड़ जो भी है आपका, उसी का ये विलयन भी होना चाहिए, यानी कि उसी छड़ का। जैसे ये Zn है तो हमने ZnSO4 का जली विलयन ले लिया। केस हमने क्या लिया, केस हमने लिया है कि सांद्रता जो है 1 मोलर होनी चाहिए और ये जो रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि कमरे के ही ताप पर करवाना है हमें। इसी तरीके से एक और छड़ हमने ले लिया, एक कॉपर का हमने ले लिया और उसमें भी कॉपर का ही विलयन CuSO4 ले लिया और जो कि 1 मोलर सांद्रता के अकॉर्डिंग था। अब हमने कहा कि इन दोनों में से, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। अब आपको बताना है, आपको ढूंढना है कौन कैथोड है और कौन एनोड है। करना क्या है, इन दोनों को हमने किससे, एक जो है वोल्ट मापी यंत्र से जोड़ दिया है या फिर किसी भी एम्पियर से जोड़ दिया है, किसी भी तरीके से। आपने क्या करना है, दोनों को कनेक्ट इलेक्ट्रिक से जो है जोड़ देना है। इलेक्ट्रिक से जैसे ही आपने जोड़ा तो कुछ समय पश्चात आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो Zn की छड़ है ये गलना शुरू हो जा रहा है। ये Zn की जो छड़ है ये गलना स्टार्ट कर दे रहा है, यानी और यहां से जो है ये, और इस विलयन की सांद्रता बढ़ रही है, यानी बढ़ती चली जा रही है। रॉड जो है, जो छड़ है, वो क्या हो रहा है, वो गलना शुरू हो जा रहा है और जो विलयन की सांद्रता है वो बढ़ना शुरू हो जा रही है। इसी तरीके से कॉपर की छड़ पर जो है कॉपर और अधिक जमा हो रहा है, और अधिक जमा हो रहा है और यहां से ये जो विलयन है, ये विलयन की सांद्रता घटना शुरू हो जा रही है, घटती जा रही है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये असल में ऐसा हुआ कि जो रॉड है, ये जो Zn है, ये Zn बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये Zn बन रहा है कहाँ से,
ये Zn असल में गल रहा है, माफ करिएगा, ये Zn कैसा हो रहा है, ये Zn गल रहा है। और जब ये Zn गल रहा है तो वो गल के गया किसमें, Zn डबल प्लस यानी एक्वस में इसने बना लिया है। ये किसकी बात हो रही है, इस रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहां से ये तभी होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी Zn धीरे धीरे गल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बना रहा है, Zn डबल प्लस बना रहा है, यानी कि एक्चुअली में Zn डबल प्लस की सांद्रता यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो रिएक्शन है ये हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रहा है, यानी +2 की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ, यानी ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये रिएक्शन ऑक्सीकरण हो रहा है। वही अगर हम कॉपर की बात करें, चलिए कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर की छड़ पर और अधिक कॉपर बन रहा है, और ये जो विलयन की सांद्रता है Cu डबल प्लस की, ये सांद्रता यहाँ से धीरे धीरे घट रही है। अब धीरे धीरे घटने का तात्पर्य क्या हुआ कि कॉपर डबल प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है। ये कॉपर डबल प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहे हैं। यहाँ से +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या में 2 की कमी आई, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं, कि कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए ये केस है, ये होता ही होता है। अगर हम 2 अर्ध सेलों को इलेक्ट्रिक के सहायता से अगर जोड़ दें तो एक जो पात्र है उसमें जो है एक रॉड बढ़ता चला जाएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसमें विलयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, और रॉड जो है पिघलता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn पिघल रहा है और कॉपर बढ़ रहा है। अब ये हुआ क्यों, अब देखिए, इसीलिए ये इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं होगी। इनमें से एक का नाम हम एनोड देंगे। एनोड वो है जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रोड गल रहा है, या वो रॉड या जो छड़ है वो पिघल रहा है, मतलब गल रहा है, एक्चुअली में उसे कहेंगे गल रहा है। दूसरा केस जो है वहाँ पे हमें अपचयन रिएक्शन देखने को मिला, और ये अपचयन रिएक्शन हमारा कैथोड को प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये किसको प्रदर्शित करेगा, कैथोड को प्रदर्शित करेगा, और उस पर हमारा जो रॉड है वहाँ पर कॉपर और अधिक मात्रा में बनना शुरू होगा। अच्छा, ये Zn गया कहाँ, अगर गल गया ये, तो गल के कहाँ गया, गल के कहाँ गया, विलयन में चला गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कॉपर कहाँ से आया, तो कॉपर उसी विलयन जो कॉपर SO4 था, तो उसी कॉपर SO4 से ही कॉपर एकत्रित हो रहा है। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी कि जब 2 अर्ध सेलों को, जब 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में इलेक्ट्रिक की सहायता से जोड़ेंगे तो क्या क्या वहाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा इलेक्ट्रोड, वो हमारा एनोड कहलाएगा, और जो अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब हुआ क्या, होता ये है, अब देखिए, अब हमने क्या कहा, हमें क्या पढ़ना, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। आज की टॉपिक हमारी यहाँ से शुरू है, विद्युत वाहक बल, और पहले हमें विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन जाननी होगी। तो मानक परिस्थितियों में, अच्छा, ये मानक परिस्थिति क्यों लिख रहे हैं हम, मानक परिस्थिति का तात्पर्य यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन से हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 बार दाब तथा 1 मोलर सांद्रता के विलयन, इसका तात्पर्य किससे है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 बार दाब, ये तीनों परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं मानक परिस्थिति। तो मानक परिस्थितियों में जब दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों को विद्युत मापी
देखिए विद्युत मापी यहाँ पे आप यहाँ पे वोल्ट मापी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वोल्ट विद्युत मापी यंत्र द्वारा जोड़ा जाता है, तो विद्युत मापी यंत्र द्वारा जोड़ा जाता है तो प्राप्त हुआ मापांक कहाँ प्राप्त होगा, उस विद्युत मापी यंत्र या फिर वोल्ट मापी यंत्र। तो प्राप्त हुआ मापांक ही विद्युत वाहक बल कहलाता, ये कहलाता। यानी कि जब हम मानक परिस्थितियों में दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ देंगे तो उस इलेक्ट्रोड को कहाँ जोड़ेंगे, किसी विद्युत मापी यंत्र या फिर वोल्ट मापी यंत्र पर जोड़ेंगे, तो वो विद्युत मापी यंत्र या वोल्ट मापी यंत्र कुछ समय पश्चात एक मापांक देगा और वही मापांक हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। अच्छा, या इसकी एक और डिफिनीशन, इसकी एक और डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं। यहां पे भी लिखना जरूरी है, मानक परिस्थिति, मानक परिस्थितियों में दो इलेक्ट्रोडों को विद्युत परिपथ द्वारा जोड़ने पर, दो, देखिए मानक परिस्थितियों में दो इलेक्ट्रोडों को विद्युत परिपथ द्वारा जोड़ने पर इनमें स्थित, अब देखिए इनमें स्थित दो तरीके के इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। इनमें स्थित कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव यहां लिखेंगे, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। मानक परिस्थितियों में दो इलेक्ट्रोडों को विद्युत परिपथ द्वारा जोड़ने पर इनमें स्थित कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव में अंतर उस परिपथ या सेल, उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहलाता है। देखिए दो टाइप की डिफिनीशन और दोनों अलग अलग टाइप के डिफिनीशन हमने दे दिया। यानी कि यहां से हमारा क्या प्राप्त हुआ कि जो ईएमएफ होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही कर रहे हैं, यानी कि जिस विद्युत मापी यंत्र द्वारा आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे वो क्या बताएगा, वो कैथोड माइनस एनोड को ही बताएगा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विद्युत वाहक, दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव में कितना अंतर है, वही क्या बताएगा, विद्युत वाहक बल बताएगा। यहाँ पे आप एक और डिफिनीशन भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक और डिफिनीशन भी दे सकते हैं, या यहां पे भी मैं लिख लेता हूं, मानक परिस्थितियों में दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, या फिर कहें कि मानक परिस्थिति में दो भिन्न इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न विभवांतर
देखिए दोनों भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न विभवांतर उस परिपथ या सेल जो भी कहिए का विद्युत वाहक बल कहलाता है। वाहक बल यानी ईएमएफ कहलाता है। देखिए यहां से आप 3 डिफिनेशन अब जान चुके हैं। सेल कैसे, 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में किसी विद्युत मापी यंत्र द्वारा जोड़ दीजिए, चाहे विद्युत परिपथ द्वारा जोड़ दीजिए, चाहे किसी भी माध्यम से, उन दोनों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होगा वही क्या होगा, ईएमएफ होगा। विभवांतर स्थापित होगा वही विभवांतर ईएमएफ कहलाएगा। विभवांतर कैसा होगा, जो उसमें कैथोड होगा यानी जिस पर धातु बन रही होगी उसी को तो कैथोड कहेंगे। जहां की धातु की मात्रा बढ़ रही होगी, जहां धातु आयन से धातु बन रहा होगा, जहां विलयन से धातु निकल के राड पर जमा हो रहा होगा उसी को तो कैथोड कहेंगे। उसमें से एनोड यानी जिसका इलेक्ट्रोड गल रहा होगा उन दोनों के अंतर को ही क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। तो ये तो थी इसकी डिफिनीशन, 3 टाइप की डिफिनीशन हमने बता दी। अब आते हैं इसके तथ्य पर चलते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, माना आइए एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, माना Zn का इलेक्ट्रोड, Zn का इलेक्ट्रोड, या फिर कहें माना Zn की छड़ को ZnSO4 में, माना Zn की छड़ को ZnSO4 में डुबोकर, Zn की छड़ को ZnSO4 विलयन के 1 मोलर सांद्रता में डुबोकर इलेक्ट्रोड बनाया गया तथा, यानी कि क्या किया है, Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है, डुबोकर क्या बनाया गया, इलेक्ट्रोड बनाया गया तथा कॉपर की छड़ को कॉपर SO4 के 1 मोलर, इसकी भी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता में डुबोकर इलेक्ट्रोड बनाया गया। अब देखिए ये क्या केस किया हमने कि Zn की छड़ द्वारा जो है और कॉपर की छड़ द्वारा जो है हमने इलेक्ट्रोड बना लिया। यदि Zn के इलेक्ट्रोड व कॉपर के इलेक्ट्रोड को वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्या किया गया कि एक हमने पात्र लिया, एक पात्र में हमने क्या किया, Zn, और एक पात्र में हमने जो है कॉपर। यहाँ पे देख रहे हैं ये Zn की छड़ है और ये 1 मोलर सांद्रता ZnSO4, ये कॉपर की छड़ है और ये 1 मोलर सांद्रता कॉपर SO4। अब इनको क्या किया गया, इन दोनों को हमने किसमें जोड़ दिया, वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ दिया। अब जैसे ही हम इसे वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ रहे हैं तो नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी यानी कल के और परसों के जो लेक्चर वीडियो आपने देखा था उससे आपको Zn का तो याद हो गया होगा कि Zn का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है
वो कितना होता है -0.76, और वहीं कॉपर का जो इलेक्ट्रोड युवा होता है वो होता है +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हुआ क्या कि जैसे ही इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस परिपथ का जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल यानी कि हमें ज्ञात करना है किसे, जो है ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड और ई एनोड एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने देखा जो जेडन है वो जेडन गल रही है, यहाँ पे ये जेडन एनोड का कार्य कर रहा है, और ये जो ये है ये कैथोड का कार्य कर रहा है। इसके ऊपर बहुत ही विशेष रूप से और भी लंबी चर्चाएं करेंगे हम। एक तरीके से इसका रिएक्शन क्या होगा कि एनोड का रिएक्शन क्या होगा, कौन जेडन गल रहा है, कैसे, जेडन डबल प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और कैथोड कॉपर बन रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना रहा है। तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन हुआ। तो हमने पाया कि जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ई एनोड का कितना है -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका आ जाएगा +1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें पाया गया, और वास्तव में रीडिंग जो है वो बता कितना रहा था +1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रीडिंग बता ही रहा था एक्चुअली। तो ये कैसे हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हमने विद्युत मापी यंत्र द्वारा जोड़ दिया तो रीडिंग +1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहा था। कैसे, क्योंकि ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, +0.34 कैथोड का है। कैथोड कौन है, जो कि हमने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया होता, आप लोगों ने बताया भी था कि जो कॉपर का होता है वो +0.34 होता है। वहीं एनोड यानी जो जेडन है उसका कितना होता है -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आपने विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत वाहक बल आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। और इसके अलावा आप बहुत ही और भी प्रकार से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम कहें, एक क्वेश्चन आपको देना है, देखिए आपको बस लॉजिकली बताना है कि इसका ईएमएफ क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिया हम ले ले रहे हैं क्या, जेडन ही ले ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जेडन है और यहाँ पे हमने ले लिया ZnSO4 1 मोलर सांद्रता। यहाँ पे भी हमने जो है ZnNO3 का होल ट्वाइस ले लेते हैं, NO3 का होल ट्वाइस, कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने इसमें ले लिया एक AgNO3 1 मोलर सांद्रता, और इसमें सिल्वर की रॉड हमने क्या किया हुआ डुबोया हुआ। ये सिल्वर की छड़ है, किसकी है, सिल्वर। आपको क्या करना है, देखिए आपको जेडन का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता ही है, सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जेडन जो है ये एनोड का कार्य करेगा, और ये Ag जो है वो कैथोड का कार्य करेगा। ये करना है आपको, बताना है कि इसका ईएमएफ कितना होगा। कैसे बताना है, ईएमएफ तो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, ये है, तो इसका मान रखिए, इसका मान 1 मोलर सांद्रता पर यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, माइनस जेडन का भी आपको बताया ही गया, उसका मान रखिए, और दोनों को कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईएमएफ इसका कितना होगा, यानी कि इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।